और अब कसम संविधान की जी न्यूज पर यह वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। और मैं हूं दीपक चौरसिया। बहुत पहले एक बड़े नेता ने कहा था कि चुनाव नंबरों का खेल है। ऐसा ही एक और बड़े नेता का बयान था कि चुनाव काम से नहीं मैनेजमेंट से जीते जाते हैं। बहरहाल कर्नाटक के चुनाव में अब मुद्दों की कोई कमी नहीं है। आज केरल हाईकोर्ट ने द केरल स्टोरी फिल्म की रिलीज पर रोक से इनकार कर दिया और आज ही इस फिल्म ने कर्नाटक में चुनावी एंट्री भी ले ली। प्रधानमंत्री मोदी ने एक रैली में द केरला स्टोरी के विरोध पर कांग्रेस को घेरा और कहा कि कांग्रेस हमेशा समाज को तहस नहस करने वालों के साथ खड़ी रहती है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को बजरंग बली के मुद्दे पर भी घेरा और आज भी रैलियों में बजरंग बली की जय के नारे लगाए। बजरंग बली को मुद्दा बनाते हुए बीजेपी के जवाब में आज कांग्रेस के लोगों ने भी हनुमान चालीसा का पाठ किया। बजरंग बली पर कांग्रेस अब डैमेज कंट्रोल कर रही है। सत्ता में आने पर हनुमान मंदिर बनवाने का वादा कर रही है, लेकिन बजरंग दल पर बैन के चुनावी वादों को लेकर उसके नेता ही अलग अलग भाषा बोल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि उन्होंने प्रियंका गांधी को अमेठी में नमाज पढ़ते देखा है। ऐसे लोग क्या हनुमान मंदिर बनाएंगे? ओवैसी को इस पूरी पॉलिटिक्स पर ऐतराज है। वो कह रहे हैं कि अगर मुसलमान भी वोट डालते वक्त अल्लाहू अकबर बोले तो क्या होगा? तो कर्नाटक किस मुद्दे पर वोट करेगा ये जानेंगे। उससे पहले देख लेते हैं एक के बाद एक कई सारे चुनावी बयान जो आज आए हैं। केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। ऐसी आतंकी प्रवृत्ति वालों से कांग्रेस पिछले दरवाजे से राजनीतिक सौदेबाजी तक कर रही है। उन्होंने बैन की बात तो कभी नहीं कही थी। उन्होंने कहा था, उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा था ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैंने तो उस पर कह दिया ये कोई टारगेट नहीं। कांग्रेस को मेरे जय बजरंग बली बोलने पर भी आपत्ति होने लगी है। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस किस हद तक जा रही है? अगर मैं आज खड़े होकर तकरीर में बोला पूरे कर्नाटका के गरीबों और मजलूमों, तुम 10 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो पहले अल्लाह अकबर का नारा लगा के बटन दबाओ। बम, बंदूक और पिस्तौल की आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन समाज को भीतर से खोखला करने की आतंकी साजिश की कोई आवाज नहीं होती। 150 साल पुराना हनुमान जी का मंदिर बेंगलोर के पास गिरा है, तो हमें तो बनाना ही चाहिए। उसमें क्या हो गया? क्या हम आस्था के लिए नहीं कुछ काम करेंगे? बजरंग दल का क्या मतलब है बजरंग बली से? अपमान मत करिए मेरे बजरंग बली का। और जो इस्लाम धर्म में मानता है वो मूर्ति पूजक नहीं हो सकता, वो मंदिर की स्थापना नहीं कर सकता। तो श्रीमती वाड्रा पहले स्पष्ट कर दें कि वो नमाज अता करने वाला उनका वो दृश्य सही था कि ये नई घोषणा उनकी सही है। जिसके दो प्रधानमंत्री ने आतंकवाद में के शिकार हुए। एक मुख्यमंत्री पंजाब पर हमारे बेअंत सिंह जी आतंकवाद के शिकार हुए। भारतीय जनता पार्टी का नेता जो आतंकवाद की बात करता है, उनका कोई नेता इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान नहीं दिया। तो इस प्रकार की बात करके वो सिर्फ ध्यान भटकाते हैं। कांग्रेस जब बीबीसी ने मोदी जी का फिल्म बनाया था तब कांग्रेस बोला इसको बैन मत कीजिए, चलने दीजिए। लेकिन आज जब केरला स्टोरी आ रहा है तो वही कांग्रेस बोल रहा है केरला स्टोरी को बैन कीजिए। तो बड़ी बातें हैं, दो बड़े मुद्दे। एक तो केरला स्टोरी जिसको लेकर शशि थरूर का भी बयान आया था, कई सारे मुस्लिम संगठनों का बयान आया, लेफ्ट के नेताओं ने कहा, केरल सरकार ने कहा, वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे बैन होना चाहिए, ये सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ रही है। अब सवाल ये है कि ये फिल्म तो आतंकियों के खिलाफ है, तो क्या आतंकियों के खिलाफ फिल्म न बनाई जाए, उनके जो डिजाइन है उसको देश के सामने न बताया जाए
और साथ ही साथ बजरंग बली, जय बजरंग बली। बजरंग बली खुद मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े होंगे, मुझे उम्मीद है कि सभी लोग किसी भी पार्टी के हो हनुमान जी का सुमिरन जरूर करते होंगे। मैं इसीलिए यहाँ की बात शुरू कर दूं, बता दूं अपने साथ गेस्ट कौन कौन है, बता दूं मेरे साथ आज तीनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टी मौजूद है। तीनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टी यानी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी मेरे साथ हैं, आलोक शर्मा जी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, कई दिनों से कर्नाटक में है, वो मेरे साथ है। मेरे साथ गुरुराज हुल्लर साहब हैं जो कि जेडीएस के प्रवक्ता है, जो देवेगौड़ा साहब कुमार स्वामी साहब की पार्टी है। मेरे साथ इस्लामिक रिसर्चर अतीकुर रहमान मौजूद है, जिन्हें बड़ी नाराजगी थी द केरल स्टोरी फिल्म से और कहा था कि भाई इस पर बैन लगना चाहिए। मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट और राइट विंग के विचारक और बीजेपी को सपोर्ट करने वाले शिवम त्यागी जी यहाँ पर मौजूद हैं। अतीक भाई और शिवम त्यागी को मैंने खास तौर पर इसलिए रखा है क्योंकि पिछली डिबेट हमारी छूटी थी कि भाई कोर्ट में मामला जा रहा है। अब कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, है आतंकियों के खिलाफ है, मुस्लिम समाज के खिलाफ नहीं। इस पर बात करेंगे। आलोक शर्मा जी, आज प्रधानमंत्री ने कहा कि आप आतंकी प्रवृत्ति वालों को तो सुन लेते हैं लेकिन केरल स्टोरी का विरोध कर देते हैं, तो आतंकियों के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ इसको क्यों बताया जा रहा है? देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो आज जम्मू कश्मीर में 5 जवान शहीद हुए हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि मोदी साहब भी कुछ थोड़ा सा एक आध ट्वीट भी कर देते तो बड़ा अच्छा रहता। अभी लगभग 12-13 दिन पहले भी 5 जवान शहीद हुए थे, लेकिन मोदी साहब की तरफ से कोई प्रक्रिया तक नहीं थी। बड़ा दुखद रहता। हमारी तरफ से श्रद्धांजलि है और इस तरह की घटना फ्यूचर में ना हो उसके लिए सरकार प्रयास करे, हम उसका निवेदन करते हैं। दूसरी तरफ जो सिक्किम जिस तरह से मणिपुर के अंदर जो हो रहा है, उस मणिपुर की घटनाओं की तरफ भी पूरी तरह से केंद्र की सरकार को ध्यान देना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को फिल्मों के बारे में पूरी जानकारी दिख रही है मुझे, लेकिन शायद लगता है मणिपुर के बारे में कोई जानकारी नहीं है हमको। मणिपुर के 6 जिलों में जब आगजनी हो रही है तो देश के प्रधानमंत्री फिल्मों के नाम पर यहाँ पर वोट बटोरते आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। मुझे लगता है कि जो मुख्य मुद्दे हैं, देश के आप प्रधानमंत्री हैं, अभी तो मोदी साहब, आपके गृह मंत्री साहब कह के गए थे कर्नाटक में कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो यहाँ पर दंगे होंगे। ये मणिपुर में तो आप ही की सरकार है, फिर वहां पर ये एथनिक क्लैशेस जो हैं ये क्यों हो रहे हैं? और आज 5 जवान शहीद हुए हैं। मैं अभी देख रहा था कि ना गृह मंत्री महोदय की तरफ से ना ही प्रधानमंत्री महोदय की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। मुझे उम्मीद है कि शर्मा जी मेरे भाई हैं, वो जरूर संवेदना व्यक्त कर जाएंगे। ठीक है, आपने फिल्म के बारे में आप कोई जवाब नहीं देना चाहेंगे आलोक जी, या पहले इसका जवाब लेता हूं। भाई फिल्म के बारे में प्रधानमंत्री टिप्पणी कर रहे हैं लेकिन मणिपुर के बारे में नहीं कर रहे हैं, कश्मीर के बारे में नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वोट बटोरने में लगे हुए हैं। क्या कहेंगे शर्मा जी? दीपक जी, जब अधूरी जानकारी होती है तो इसी तरह टीवी में बैठ के जो है बिना तर्क बिना विषय की बात की जाती है। इनको जानकारी ही नहीं है कि मणिपुर की घटना को लेके गृह मंत्री जी लगातार संपर्क में है पिछले 2 दिनों से, और लगातार वहां के मुख्यमंत्री से संपर्क करके वहां शांति व्यवस्था के लिए कर रहे हैं। आज स्वयं वहां की गवर्नर ने अपील किया है, सारी चीजों पर नियंत्रण किया जा रहा है। वहां के मुख्यमंत्री पर से बात हो रही है, सबसे बातचीत भी हो रही है। लगातार केंद्र सरकार संपर्क में, कहीं उसने, ये कर्नाटक में बैठे हैं, इन्हें क्या पता, इन्हें बोलना है केवल, तो ये तो अपना खरास निकालते हैं। इनको दुनिया से कुछ पता नहीं होता है इन लोगों को। दूसरी बात इन्होंने कही आतंकवाद की, उस पर भी आज जो है बकायदा विदेश मंत्री जी ने और सब लोगों ने इस पर जो है वो अपना वक्तव्य दिया। अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस चला रहे थे थोड़ी देर पहले ही। ये सारी चीजें हैं, इस सब पर हमारी नजर है। आखिर हम केंद्र में सरकार में है, जिम्मेदारी हमारी है निश्चित तौर से। तो हम इसको सारी चीजों को, देश के आंतरिक जो सुरक्षा है उसकी भी चिंता कर रहे हैं। और ये चीजें हैं, मणिपुर के विषय में तो कम से कम कांग्रेस पार्टी ना बोले, क्योंकि मणिपुर तो कितने 8-8 महीने तक बंद पड़ा होता था। वहां राशन तक नहीं पहुंच पाते थे, वहां पेट्रोल नहीं पहुंच पाता था इनके शासनकाल में, जब इनका शासन था। दीपक जी, आप तो पुराने जर्नलिस्ट हैं, आपको पता है मणिपुर को क्या हालत इन्होंने बना के रखा था। उस सारे चीजों से हमने उनको बाहर लाया। आतंकवाद की बात कर रहे हैं, आतंकवाद की स्थिति ये थी कि क्या बेंगलोर, क्या कर्नाटक, जयपुर, क्या दिल्ली, क्या बनारस, क्या आप कोई शहर ऐसा नहीं था देश का जहां पर कि यहाँ बम विस्फोट इनके शासनकाल में नहीं होते थे, बम नहीं फूटा करते थे, लोगों की हत्याएं नहीं हुआ करती थी।
नहीं, आज वो सिमट के 2-4 जिलों तक हमने वहां केंद्रित किया। निश्चित तौर से है, उसे भी नष्ट नाबूद करना है हमारा काम है, और निश्चित तौर से हम उसे भी करेंगे। हमने एयर स्ट्राइक भी किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने पाकिस्तान को जो है दादू उनको चने चबवा दिए, और आज भी हम इस बात पर अड़े हुए। आज भी देखिए क्या किस तरह से जवाब हुआ। तो इनको, ये बेखबर लोग हैं, इनको कुछ नहीं पता है। इनको केवल और केवल जो है एक ध्रुवीकरण, इनको पता है कर्नाटका में पूरी तरह से ये चुनाव हार रहे हैं। जब इनको चुनाव हारते हुए दिखा है तो ये ध्रुवीकरण की राजनीति में आए, और ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए इन्होंने पहले प्रधानमंत्री जी को अपशब्द बोला, वो सारी चीजें इनकी चली। बाद में इन्होंने कहा साहब हमने कहा, उनके पीछे छुप रहे हैं। फिर इसके बाद जो है अपनी मैनिफेस्टो में एक आतंकवादी संगठन के साथ में एक जो है, जो देशभक्त का संगठन है या जो सांस्कृतिक संगठन है, उसकी साथ तुलना कर दिया। और तुलना करने के बाद केवल और केवल इस बात के लिए कि कैसे तुष्टीकरण की राजनीति की जाए, उसके लिए इन्होंने बातें की। आपने उस फिल्म का जिक्र किया, ये कितना चिल्ला रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं सबसे पहले, लव जिहाद का शब्द किसने लाया? दीपक जी, 2009 में केरला हाईकोर्ट के डिसीजन में आया, और उस समय के इन्हीं के सहयोगी दल वामपंथी दल के उस समय अच्युतानंद जी जो वहां के सीएम हुआ करते थे, उन्होंने इस शब्द का अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, और ये कहा कि यही हालात होंगे तो 20 साल के अंदर केरला जो है मुस्लिम राज्य बन जाएगा। आज एक वहां पर जो आतंकी गतिविधि के कारण हमारी बहन बच्चियों को जिस ढंग से कन्वर्जन किया जा रहा है, जिस ढंग से उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उसमें इनकी जबानें बंद है, एक शब्द नहीं बोल रहे। ये उसके बल्कि उन आतंकी संगठनों के समर्थन पे खड़े हो गए। अरे आपकी दिवालियापन का हद है कांग्रेस पार्टी का, इस स्तर तक गिरेगी कांग्रेस पार्टी। अरे कम से कम देश की जो आपके सामने समस्या खड़ी है, कितने दिन तक आंख बंद करके रखेंगे इसको लेके, और कितने दिनों तक वोट की राजनीति करेंगे आप, और किस स्तर तक गिर जाएंगे? और इस स्तर तक आप जा रहे हैं। और आज देखिए वही पलट, जब आपको लगा कि ये जो हमने हनुमान जी के जो पूंछ में आंख लगाने की कोशिश की, और इसके बाद जो परिणाम आपको दिख रहा है वो पूंछ लंबी होती जा रही है, तब अब इनको तो दुनिया भर की घबराहट दिख रही। कल तक जो है भगवान राम को काल्पनिक बताने वाले, हिंदुओं को आतंकी बताने वाले, मंदिर में जाने वाले लोगों को ये लड़की छेड़ने वाले बताने वाले, ये राहुल गांधी कितना भाषण कराएंगे भाई, ये बात कर रहे हैं कि मंदिर बनाएंगे, कहां से कहां टॉपिक। तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि ये वो लोग हैं, ये ठीक है, कंक्लूड करिए। मैं आपका पूरा चरित्र इसलिए खींच रहा हूं क्योंकि आपका जो है, आपका जो असली चेहरा है वो तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति का है। मुद्दे की राजनीति पर आप बात नहीं कर सकते हैं। और आज एक बात मैं अभी दीपक जी, मैं छोटा सा रिप्लाई देना चाहूंगा। नहीं, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। आतंकी संगठन है दीपक जी, मैं हाँ दीजिएगा बिल्कुल सर। PFI जो आतंकी संगठन है, उस आतंकी संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिक दल के प्रति इनके जो है डिप्टी CM डॉक्टर जी परमेश्वरम क्या कहते हैं, सीनियर कर्नाटका कांग्रेस लीडर डॉक्टर जी परमेश्वरम स्पीक टू, मैं चैनल का नाम नहीं ले रहा हूं, सेज वी अपील टू SDPI फॉर सपोर्टिंग कांग्रेस अगेंस्ट द BJP। अरे साहब, आपके डिप्टी CM PFI जैसे आतंकी संगठन से समर्थन मांग रहे हैं। आपके खड़गे जी परसों कह रहे हैं, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कह रहे हैं कि ये तो सेकुलर दल है, हम ले सकते हैं समर्थन। ठीक है, तो आपकी ये हालात बने हुए हैं, आपके लोग वहां पर जो है। ठीक है, कंक्लूड के भाई, कंक्लूड। एक साथ आप सब चीजें मिला रहे हैं। मैं आलोक शर्मा जी, नहीं होगा दीपक आलोक शर्मा जी, मेरा एक सीधा सवाल, द केरल स्टोरी पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? क्या कांग्रेस को लगता है कि ये फिल्म आतंकियों के खिलाफ है या मुसलमानों के खिलाफ? देखिए, मेरा कोई स्टैंड नहीं है, मैंने ना तो फिल्म देखी है और ना ही कांग्रेस पार्टी इस तरह की फिल्मों पर अपने स्टैंड क्लियर करती है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से रूल ऑफ लॉ में विश्वास करती है, वहां पर सेंसर बोर्ड है, वो देखेगा क्या करना है। लेकिन हम तो ये पूछ रहे हैं कि क्या कश्मीर फाइल्स आने से कश्मीर की समस्या हल हो गई? क्या कश्मीर फाइल को प्रमोट करने से कश्मीरी पंडितों के दुख कम हुए? क्या वो जो विवेक जी थे जिन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपया कमाया, 10 रुपए भी कहीं कश्मीरी पंडितों को दिए? ये बेकार की बहसें हैं। मुझे लगता है कि सरकार को काम करना चाहिए। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अभी छत्तीसगढ़ के अंदर नक्सली हमला हुआ, बड़ा दुखद था। मोदी जी का ट्वीट आधा घंटे के अंदर आ गया, लेकिन पिछले 15 दिन में 2 आतंकी घटनाएं जम्मू कश्मीर में हो गई, और मोदी जी जो हैं एक ट्वीट करने से भी बचते हुए, परहेज करते हुए भाग रहे हैं। या ये क्या सच है कि नहीं? ये सवाल हैं, मुद्दे हैं ये। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, जम्मू कश्मीर में कई साल से चुनाव क्यों नहीं हो रहे?
इसका जवाब देश के प्रधानमंत्री को देना चाहिए, ना कि फिल्मों के चक्कर में देश को उलझाना चाहिए। केरला में जब मोदी जी गए थे चुनाव करने तो केरल की तुलना सोमालिया से की थी। देश को तो माफी मांगनी चाहिए देश से, मोदी साहब को केरला से। क्या केरला सोमालिया है क्या? मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री हैं वो, कभी बजरंग दल को बजरंग बली बना देते हैं वो। एंटायर पॉलिटिकल साइंस में ऐसा तो नहीं पढ़ाया जाता कहीं पर के शर्मा जी कि बजरंग दल बराबर है बजरंग बली। अरे भाई, आपने राम सेना को जब बैन किया था तो हमने तो नहीं कहा प्रभु राम का अपमान हो गया। आपने शिवसेना के टुकड़े कर दिए, खत्म कर दिया, हमने तो नहीं कहा कि शिवसेना शिवजी का अपमान हो गया। ये सब नौटंकीबाजी बंद कीजिए। पिछले आपके 8 मिनट के वक्तव्य में आपने एक बार भी नहीं बताया कि जो 40% की सरकार यहाँ पर कमीशन की चल रही है वो क्यों चलती रही। देश के प्रधानमंत्री, मैं आज बेलगावी में बैठा हूं, यहीं वो ठेकेदार था जिसने सुसाइड किया था बीजेपी वाले ने, और वही ईश्वरप्पा से बात कर रहे थे मोदी साहब। फिर आप कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे भाई, कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं आप तो केवल सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके आगे कुछ नहीं। आप सबसे पहले आप लेकर आए किसको? रिजर्वेशन को। फिर आपने शब्द इस्तेमाल किया दंगे होंगे, फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को ले आए आप, फिर बजरंग दली को जबरदस्ती बजरंग बली से कंपेयर किया। तो ध्रुवीकरण कौन कर रहा है? ये पूरा देश देख रहा है। और पहले भी दीपक जी से मेरी बात हुई कि वो दोनों सेंटेंस भी अलग हैं, और दीपक भाई ने बहुत क्लैरिफाई करके बताया कि क्या है उसके अंदर। मोदी जी तो बताएं ना कि 7% बेरोजगारी दर थी, वो 23 पे कैसे पहुंची। मोदी जी बताएं 3.5 साल में 2.5 गुना कर्जा, 2.25 गुना कर्जा कर्नाटक के ऊपर कैसे हो गया। मोदी जी बताएं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं। एक यूनिवर्सिटी का नाम के शर्मा जी बताकर जाएं जो पिछले 9 साल में कर्नाटक में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई। मुझे लगता है कि इन विषयों पर बात होनी चाहिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जब मंच से झूठ बोलते हैं, राम को ताले में रखा। अरे भाई, हम तो आज तक यही सुनते आ रहे हैं दीपक जी, आप लोगों से, मीडिया के साथियों से, कि राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था। लेकिन मोदी जी हैं भाई, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, कुछ भी कह सकते हैं वो। ठीक है, अगर इनके लोग वहां पर शर्मा जी एक छोटा सा जवाब, तो हनुमान फिर मैं जी आगे दलित हो चलूंगा। जाते हैं, कहीं और जाते हैं तो वहां वनवासी हो जाते हैं। मतलब मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती। दीपक जी, इन्होंने वहां पर भ्रष्टाचार की बात की। मैं पूछता हूं कि इतना आप आरोप लगाए, आज तक कोई एक केस दर्ज हुआ है? आप किसी ने कराया? क्यों नहीं हुआ? दूसरी बात, वो पार्टी हमसे भ्रष्टाचार की बात कर रही है जिसके प्रधानमंत्री राजीव गांधी सरेआम इस देश में कहते थे कि 1 रुपया दिल्ली से मैं भेजता हूं तो 15 पैसे जमीन पे चाहता है। 85% कमीशन की सरकार चलाने वाले ये कांग्रेसी हमें आज बता रहे हैं इस बात को, जिनके जो है बड़े नेता गांधी परिवार के सोनिया गांधी और राहुल गांधी भ्रष्टाचार के मामले में जेल से बेल में, इनके जो है प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार भ्रष्टाचार के मामले में जेल से बेल में। ये हमको समझा रहे हैं, ये हमको भ्रष्टाचार की बात बता रहे हैं। एक नहीं, कितने भ्रष्टाचार के जो केस। अरे कांग्रेस और भ्रष्टाचार तो पर्यायवाची है, जल थल नभ कुछ नहीं छोड़ा भ्रष्टाचार में आपने, और आज आपका भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। अभी 3 दिन पहले जो है एक आपके प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशी के घर से 1 करोड़ रुपए बरामद हुए, कहां से आए? लेकिन उसका जवाब नहीं देंगे। इनको केवल एक झूठ बोलना है और एक कोई उसका जो है सबूत भी नहीं होगा। तो आप इस तरह से परसेप्शन बनाना चाहते हैं। अभी ये कह रहे थे बजरंग दल और इसकी बात, मैं कहना चाहता हूं बिल्कुल, बजरंग दल जो है वो जब उसकी स्थापना हुई तो उसकी निश्चित तौर से मैं बजरंग दल का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं भाजपा का हूं, लेकिन मैं जानता हूं बजरंग दल को। उसकी इस स्थापना सेवा, शौर्य और पराक्रम को प्रेरणा लेकर हुई, और उसके आधार पर जो है उन्होंने अपना सेवा का काम जो किया। आज जो है लिम्का बुक रिकॉर्ड में जो है सबसे ज्यादा ब्लड डोनेशन करने वाली संस्था के नाम पर उस संस्था का नाम है। आज उसकी सेवा की जो काम देखिए, कोरोना काल से लेकर सब समय तक। लेकिन केवल आपका इससे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है आज शोभा यात्रा जो है बजरंग बली की, बजरंग हनुमान जयंती पे कौन निकालता है? बजरंग दल निकालता है। आज रामनवमी का शोभा कौन निकालता है? शोभा यात्रा बजरंग दल वगैरह संगठन निकालते हैं। आप इस तरह से कह के आप इस तरह हिंदू के त्योहारों पर रोक लगाना चाहते हैं। वहां पर आप उसको पश्चिम बंगाल की तरह क्रिएट करना चाहते हैं, कर्नाटका को। आप हिंदू त्योहारों पर, हिंदू आस्थाओं पर चोट करना चाहते हैं। ठीक है शर्मा जी, यहाँ पे रुकते हैं, अभी हमारे पास बहुत वक्त है करने के लिए ये सारी चीजें। ठीक है शर्मा जी। और दूसरे शर्मा जी, वैसे मैं कह दूं आपको,
आधिकारिक तौर पर केरला कांग्रेस ने कहा था कि इस फिल्म को बैन किया जाना चाहिए। आलोक शर्मा जी, आपने कहा आपकी कोई राय नहीं है। केरला कांग्रेस ने कहा था, शशि थरूर ने कई ट्वीट्स किए थे, कई सारे बयान भी दिए थे। लेकिन अतीकुर रहमान साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप तो कह रहे थे ये फिल्म मुसलमानों के खिलाफ है, अब कोर्ट तो कह रही है कि नहीं साहब ये तो आतंकवादियों के खिलाफ है। अब आप आतंक में मजहब कहां ढूंढने लगे? उस दिन तो बड़ा बोल रहे थे आप। दीपक जी, कम से कम आप जैसे सीनियर और सीजन पत्रकार को किसी भी पैनलिस्ट के मुंह में अल्फाज डालना शोभा नहीं देता है। मैं निकाल सकता हूं आप दोहरा लीजिए, मैंने कभी भी नहीं कहा। आप सिर्फ इस बात से खुश हो रहे थे कि 32,000 हटा दिया, और मेरी स्टोरी में उन्होंने क्लेम किया कि मेरे पास 32,000 नहीं 50,000 को सपोर्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट है। ये भी मैंने आपसे पूछा था। दीपक जी, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखना चाहूंगा आपकी डिबेट के ऊपर जी। पहला पॉइंट ये कि मैंने बैन का डिमांड किया था ऑन फेक न्यूज, जो कि फिल्म के अंदर और ट्रेलर में दिखाया गया था। फिल्म मैंने नहीं देखी है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अरे फिल्म आप देखते कहां, उस दिन रिलीज नहीं हुई थी भाई। ये इसीलिए मैं कह रहा हूं, ट्रेलर की बिना पर हम बात कर रहे थे उस दिन भी, और आज भी मैं ट्रेलर की बिना पे ही बात कर रहा हूं। अलबत्ता आप ये चीज को करेक्ट करिए कि बैन ऑन फिक्स, नॉट ऑन बैन ऑफ फिल्म। मैं ये भी बात मानने को तैयार नहीं हूं एज ए रिसर्चर ऑन इस्लामिक स्टडीज कि एक फिल्म या 1000 फिल्म इस्लाम को बदनाम कर सकती हैं या मुसलमान को बदनाम कर सकती हैं। मेरा दीन, मेरा धर्म, मेरा कुरान, मेरा अल्लाह इतना मजबूत है कि हजारों हजार कोशिशें हो चुकी है वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से, लेकिन इस्लाम का बाल बाका नहीं हो पाया है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दीपक जी, ये है कि तमाम इंफॉर्मेशन के हिसाब से आईसिस इज ऑन वेंटिलेटर। आईसिस जो है, इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया, वेंटिलेटर पर है। ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है। इसको ऑक्सीजन देने वाले ये इस्लामोफोबिया लोग हैं जो कि ये पूरा छलावा लेकर आ रहे हैं। अब इसके अंदर ये बात वाजे हो जाना चाहिए कि हमारे देश के जब प्रधानमंत्री एंडोर्स कर चुके हैं द केरल स्टोरी को, तो क्या व्हाइट पेपर आएगा धर्मांतरण के ऊपर? क्या व्हाइट पेपर आएगा आईसिस के रोल के ऊपर? क्या व्हाइट पेपर आएगा 32,000 या 3 गर्ल्स के ऊपर? कि आखिर हकीकत क्या है? अच्छा, पिनराई विजयन ने एक बयान दिया, सॉरी वीएस अच्युतानंदन ने एक बयान दिया था, अगर यही चलता रहा तो केरल बहुत जल्दी इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। पढ़ा था आपने? वो तो लेफ्ट के नेता हैं। इतनी बड़ी बात मुख्यमंत्री रहते हुए कह दी उन्होंने। देख लीजिए कि कब बयान दिया था। अच्छा, अब आप देख लीजिए कि कब बयान दिया था और कितना पॉसिबल है। मतलब आप मान रहे कि केरल में ऐसा कुछ हुआ है? आप मान रहे केरल में ऐसा कुछ हुआ है? नंबर बने से कम हो करता है। दीपक जी, 30 सेकेंड लानत उस आदमी पर, उस ऑर्गेनाइजेशन पर, उन लोगों पर जो ये कामना करते हैं कि मेरा खूबसूरत भारत कभी वाइल्डेस्ट ऑफ द वाइल्ड ड्रीम के अंदर इस्लामिक स्टेट बन सकता है। ये हमारा संविधान का देश हमेशा ऐसा ही रहेगा। संविधान, माइनॉरिटी राइट्स, तिरंगा और बेसिक स्ट्रक्चर के साथ में हम फलेंगे और फूलेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात बोली आपने अतीक भाई, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये स्पिरिट बनाए रखेंगे, क्योंकि आपकी गाड़ी कई बार पटरी से उतर जाती है। जी। अच्छा, अतीक भाई खामोश है, कोई बात नहीं। शिवम, मुझे बताइए, अतीक भाई और आप उस बहस में साथ थे। मैं बड़ा एक सीधा सवाल पूछता हूं, अब क्या हो गया? सुधांशु जी, एक एग्जाम्पल देते हैं। अभी पिछले दिनों उन्होंने लगातार उसको इस्तेमाल किया कि तमिलनाडु में जो है एक गांव है कोलतार, वहां पर जो है 80% आबादी मुस्लिम्स की हो गई, तो वहां पर वक्फ ने सारी जमीन को क्लेम कर दिया और ये कह दिया कि यहां पर कोई हिंदू नहीं रहेगा और यहां पर इस तरह की कोई भी धार्मिक एक्टिविटीज नहीं करी जाएंगी। मामला हाईकोर्ट में गया और हाईकोर्ट में जाने के बाद ये कहा गया कि इस तरह के आधार से तो अगर हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों में देखें तो हिंदू मेजॉरिटी में रहता है, तो क्या अपनी रिलीजियस फ्रीडम को मुस्लिम नहीं मनाएंगे? तो जब ये कहते हैं कि इस तरह से हिंदुस्तान जो है कभी मुस्लिम राष्ट्र नहीं हो सकता, तो आप बिल्कुल गलत कहते हैं, झूठ कहते हैं, इसमें कोई तर्क नहीं है।
और जहां तक अच्युतानंद को इन्होंने कहा कि कब उन्होंने कहा, ये मेरा ख्याल 2007-2008 की बात रही होगी जब उन्होंने ऐसा कहा, और आज हम 2023 में हैं। और जब वो इस तरह की बात करते थे और उसके बाद ओमान चांडी कांग्रेस के इस तरह की बात करते थे, उसके बाद उस बात को भी अप्रोक्सीमेटली 10 साल हो गए। तो जब वो उस समय फ्लोर ऑफ द हाउस 7,000 कहते थे कि 7,000 महिलाओं बच्चियों के साथ ऐसा हो चुका है, तो आज वो 32,000 क्यों नहीं हुआ होगा। दूसरी बात यह है कि कश्मीर में जिस तरीके से, जैसे ही हिंदुस्तान में ही है कश्मीर, मैं पूरे उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही मानते हैं हमारे अतीकुर रहमान, वहां पर जब हिंदू जो है माइनॉरिटीज में चले गए तो उसके बाद क्या हाल हुआ इस देश ने देखा। उस फिल्म पर भी ऐसे ही ड्रामा क्रिएट हुआ, उस फिल्म को भी ऐसे ही बोगस, फर्जी, बेकार, कांग्रेस के पूरे मीडिया ने, सबने फर्जी कहा लगातार। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कही आलोक जी ने, वो कश्मीरी फाइल से कश्मीर के हालात सुधर गए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं सुधरे। सुधरे तो मिशन कश्मीर से भी नहीं है कश्मीर के हालात, सुधरे तो बाकी किसी और चीज से भी नहीं है। रिलीजियस फ्रीडम के नाम पर पीके बनाने वाले आमिर खान के बनाने के बाद मुझे लगता है किसी की भी धार्मिक मान्यताएं सुधरी तो है नहीं, लेकिन उनसे नहीं पूछा आपने ये तमाम सवाल जो आज आप पलटकर केरल फाइल्स पर बात कर रहे हैं कि इससे कुछ सुधरेगा क्या। फिल्में समाज का आईना होती हैं। आपके मुख्यमंत्री की बाइट है जहां वो कह रहे हैं कि 7,000 बच्चियों के साथ ऐसा हुआ है, आज यहां पर प्रवक्ता आकर कह रहे हैं नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, ये तो जबरदस्ती का प्रोपेगेंडा है। खैर, ये कहते हैं कि इस तरह की बातें नहीं होती, हॉस्पिटल्स की बातें नहीं होती, तमाम चीजों की बातें नहीं होती, इन्फ्लेशन की बातें नहीं होती। आप ही तो हैं जो बजरंग दल को बैन करने की बात करते हैं। सामने वाले को अगर फुल टॉस दोगे तो बाउंड्री के बाहर तो पड़ोगे ही ना जाकर। अब अगर आप कहेंगे, आपके नेता कहेंगे कि मैं बजरंग दल को बैन करूंगा, तो जाहिर है पॉलिटिकल रिएक्शंस होने हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री भी बैठकर अगर इस तरह की बातें करेंगे या कह देंगे कि, या फिर छत्तीसगढ़ के कह देंगे कि इस बारे में सोचा जाएगा, विचार करेगा, उसके बाद देखा आपने कि ये तो हनुमान जी के बारे में इस तरह की बातें करके तो हमने गलत कर दिया, सेल्फ गोल कर लिया, तो अब कह रहे हैं अब हम मंदिर बनवाएंगे। अरे मंदिर बनवाने वाले। और एक चीज बताइए, अगर राजीव जी ने दरवाजा खुलवाया ही था मंदिर का, तो फिर इस बात को एक्सेप्ट करते करते उनके बेटे को इतना समय क्यों लग गया सर? आप वही तो है ना जो एफिडेविट देकर कहते थे कि राम सेतु काल्पनिक है। आप वही हैं जो, आपके ही नेता थे कपिल सिब्बल उस समय जब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे 2019 में, ये कहते हुए कि अभी राम मंदिर पर कोई फैसला नहीं आना चाहिए वरना 2019 के चुनाव पर इसका फर्क पड़ेगा। आप ही के राहुल गांधी है जो कहते थे कि मंदिर में जो लड़के जाते हैं वही बाद में लड़कियां छेड़ते हैं। आप ही के लोग हैं जो राम को काल्पनिक और पता नहीं क्या क्या हिस्ट्री है आपकी सारी। जिस आदमी ने भगवान श्री राम को नहीं माना वो कह रहे हैं कि आज हम हनुमान जी को मानेंगे। खैर, आप कितना ही कोर्ट के ऊपर लेकिन ये देश इस बात को समझता और जानता है कि आपकी विचारधारा क्या है। चुनाव है, आपकी मजबूरी है, शुभकामनाएं। ठीक है, यही रुकते हैं, ब्रेक के लिए रुकता हूं। ब्रेक के बाद बजरंग बली पर भी बात होगी। बजरंग बली जिसके बारे में कहा जाता है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, तो मेहरबानी उस भगवान राम की जिसकी कृपा से ये पूरी दुनिया चल रही है। लेकिन दूसरा बड़ा मुद्दा क्या है? दूसरा बड़ा मुद्दा बजरंग बली को लेकर है। कांग्रेस ने क्यों कहा मुझे नहीं समझ आया। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जब बैन की बात की तो उन्होंने कहा कि बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों को वो बैन करेंगे। हालांकि बैन लगाना राज्य सरकार का काम नहीं है, वो सिर्फ केंद्र कर सकता है, लेकिन पीएफआई और बजरंग दल को साथ रखा तो लेकर उड़ ली बीजेपी इस पूरे मुद्दे को। और अब बजरंग बली कर्नाटक चुनाव के सबसे बड़े नैरेटिव बन गए हैं। गुरुराज हुल्लर साहब, जैसे क्या मुझे नहीं पता है, कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने शायद इसलिए लिख दिया क्योंकि वो चाहते थे कि मुस्लिम जेडीएस के पास ना चल जाए, मुस्लिम उनके साथ कंसोलिडेट हो जाए, तो उन्होंने पीएफआई और बजरंग दल को साथ साथ लिख दिया। गुरुराज हुल्लर साहब, क्या आपको लगता है कि आलोक शर्मा जी की पार्टी ने गलती की? और दूसरा मैं चाहता हूं इस पूरे मसले पर जेडीएस का क्या स्टैंड है, बजरंग बली वाले मुद्दे पर, भगवान हनुमान के मुद्दे पर, और दूसरा द केरल स्टोरी के मुद्दे पर। सर, पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि दोनों के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। जब भी जनता दल का गवर्नमेंट आया है यहाँ पे, जो बोले हैं ना वो करके दिखाए हैं। और अभी 2 बार तो हमारे कुमार स्वामी जी ने सीएम बन गए थे, और जो बोले थे हम हमारे इलेक्शन के मैनिफेस्टो में जो था, जो किसान लोगों का हम लोन जो है वो माफ करेंगे, वो माफ कर दिए। और ऐसे बहुत सारे हमने कर दिए काम। इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है क्योंकि वो कुछ किए ही नहीं। एक एग्जांपल देता हूं मैं, 2018 के इलेक्शन के टाइम में जब कैंपेनिंग चल रहा था, तब येडियुरप्पा जी ने बोले थे कि 30-35 साल पहले वाला जो प्रोजेक्ट के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, मतलब हम जो सत्याग्रह कर रहे थे वहां से लेके 2018 तक भी, और आज भी कर रहे हैं हम लोग सत्याग्रह। पूरे 4 डिस्ट्रिक्ट में होता है यहाँ पे, बेलगम, बागलकोट, धारवाड़ और गदग डिस्ट्रिक्ट में। और ये है
महादाई रिवर का। हमारा क्या है, महादाई रिवर का जो मुद्दा है वो येडियुरप्पा ने बोला था कि बीजेपी गवर्नमेंट अगर सत्ता में आ गया, बीजेपी सरकार सत्ता में आ गया तो 24 घंटे के अंदर ये मुद्दा मैं खत्म करता हूँ। उस टाइम और जब भी नहीं होता था तब बोलते थे कि नहीं गोवा में कांग्रेस का है, महाराष्ट्र में कांग्रेस का गवर्नमेंट है। और अभी क्या है, ये प्रोजेक्ट के लिए 4 इंजन का सरकार है ना आपका, महाराष्ट्र में है, गोवा में है और अभी कर्नाटक में भी है। अभी तो इलेक्शन होगा, बाद में देखते हैं। और सेंट्रल में भी था, है अभी सेंट्रल में। और 4 इंजन का सरकार 35 साल का एक प्रोजेक्ट, पीने के पानी का प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाए। उसके ऊपर कुछ भी ये इन लोग सॉल्व नहीं कर सके। ठीक है, जवाब ले लेते हैं आलोक शर्मा जी से। कांग्रेस क्या बात, नहीं सर, एक मिनट सर, मैं आपको और एक बात बताता हूँ। ये बजरंग बली हनुमान जी का वो सब ले रहे हैं ना। अभी देखिए हनुमान जी का बर्थ प्लेस कहाँ पे, अंजनाद्री। अंजनाद्री के पास एक कंपली नाम का एक विधानसभा क्षेत्र है। वहां का बीजेपी के अभ्यर्थी जो है, कैंडिडेट जो है, उनकी बीवी प्रचार के लिए जाती है और वहां पे एक घर में रोटी बनाती है। पेपर आप देख सकते हैं तो देख लो, 6 अप्रैल का पेपर है। वहां पे वो रोटी बना रही है और रोटी लकड़ी के चूल्हे पे बना रही है। वहां पे गैस नहीं है। जहाँ पे भगवान अंजनाद्री का जन्म हुआ, हनुमान का जन्म हुआ, वहां पे गैस नहीं है, चूल्हे में वो जला रहे हैं। ठीक है, मैं लेता हूँ, इसका जवाब लेता हूँ। लेकिन सबसे पहले आलोक शर्मा जी, आप 35 सालों में ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाए। और दूसरा सबसे बड़ा आरोप आप पर यह लग रहा है कि आपको पता है कि हनुमान जी का किष्किंधा पर्वत जो है वो कर्नाटक के अंदर है। अंजनाद्री जो है, जिसके बारे में अभी गुरुराज जी ने कहा, वो कर्नाटक के अंदर है। फिर बजरंग दल और पीएफआई को इक्वेट करना, टाइपिंग एरर तो हो नहीं सकता है। आप मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के लिए तो ये कर रहे थे ना आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है कि जो लोग बजरंग दल की तुलना बजरंग बली से कर रहे हैं, या तो वो मूर्ख हैं या वो दूसरों को मूर्ख समझते हैं। बहुत सिंपल सी बात। अरे सर, हर पॉलिटिकल पार्टी नमक मिर्ची लगा के बोलती है, आप भी बोलते हैं। तो उन्होंने बजरंग दल को बजरंग बली बना लिया। अब आप सफाई देते फिर रहे हैं, आप कह रहे हैं मंदिर बनवाएंगे। दीपक जी, हम सफाई नहीं दे रहे हैं, हम तो साफ कह रहे हैं कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस का ही विद्यार्थी ऐसा कर सकता है, बाकी नहीं कर सकते हैं। जिन्होंने स्कूलिंग भी की होगी ना, वो बजरंग दल को बजरंग बली नहीं मानते। बजरंग दल एक कोई आध्यात्मिक संगठन नहीं है। बजरंग दल पूरी तरह से विशुद्ध बीजेपी का एक हुड़दंग करने का संगठन है। पिछले 3 रामनवमी पे 100 से ज्यादा केस दर्ज हुए। और इनको अगर ज्यादा नहीं पता है तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बैठे हैं वहां, उन्होंने तो बताया था पूरा डिटेल कि कैसे आईएसआई के लोग जो है बजरंग दल से जुड़े हुए हैं और तमाम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मैं आपको पकड़ रहा हूं आपकी बात को, मैंने बहुत बिल्कुल आपको फ्री हैंड दिया। आपने कहा हुड़दंगी संगठन। अब हुड़दंगी संगठन को आतंकी तो मत बनाइए आलोक जी। देखिए, मैंने आतंकी तो नहीं कहा। नहीं, आपके नेता तो यही जता रहे थे ना। पीएफआई क्या है, पीएफआई पर क्या आरोप लगे हैं? आपने पीएफआई को बजरंग दल से इक्वेट किया, बजरंग बली से नहीं किया। मैं खुद कह रहा हूँ, बजरंग दल से इक्वेट किया। पीएफआई क्या है? दीपक जी, पीएफआई तो उस पे साफ आरोप है कि देश विरोधी गतिविधियां करता है वो। दीपक जी, हमने ना तो उनको इक्वेट किया है। अरे सर, पीएफआई और बजरंग दल आप साथ साथ लिख रहे हैं। कहूंगा, आपने परसों ही स्टेटमेंट अपने टीवी चैनल पर पढ़ के सुनाई थी। मैं फिर से पढ़ के सुना देता हूँ, ग्राफ दिखा देता हूँ आपको। सुनिए ना दीपक जी, आपने भी क्लैरिफिकेशन दिया था कि सच्चाई ये है। मैंने कोई ऐसा, मैंने साफ कहा कि पीएफआई और बजरंग दल एक साथ में बोल रहे हैं। मेरे मुंह में तो मत डालिए सर। दीपक जी सुनिए ना, ये आप कांग्रेस के मुंह में डालते रहिए हमेशा। मुझे लगता है कि मुख्य मुद्दे को भटकाना काम बीजेपी का, और आप भटकने देते हैं। गजब है आलोक भाई, ये भटकाते हैं तो भटकाएंगे, आप भटकने भी देते हैं। सुनिए ना, ये सत्ता पक्ष का अगर काम है तो देश की जनता तय करे। ठीक है कि देश के प्रधानमंत्री का काम मुद्दे भटकाना अगर है तो देश की जनता जरूर वोट दे उनको। अगर देश की जनता अरे दे रही है भाई, वोट दे क्या दे रही है, अभी है प्रधानमंत्री वो। सुनिए ना दीपक जी, 35 से ज्यादा चुनाव भी हारे हैं बीजेपी, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रही है। 1993 के बाद दिल्ली नहीं जीते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सभी कुछ जीत गए। कपटी हिंदुत्व, कपटी राष्ट्रवाद जिस तरह से फैलाते हैं लोग। कब के बाद दिल्ली नहीं जीते? 1900 क्या साल बताया आपने? दीपक जी, मैं फिर कहूंगा, कपटी राष्ट्रवाद है इनका। एक बीजेपी का लीडर पुलवामा पर नहीं बोलता है, इससे ज्यादा कमजोर सरकार हो सकती। देश का प्रधानमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता,
कि लोग सतपाल मलिक पर सवाल पूछ लेंगे। 9 साल में ऐसा देश का प्रधानमंत्री पहली बार आया है। ठीक है, वापस आता हूँ कर्नाटक आलोक भाई, के ऊपर ठीक है, दीपक जी। ठीक है। अब के शर्मा जी जवाब देंगे, फिर मैं शिवम और अतिकुर वापस आता हूँ। देखिए, यहाँ पर साधु सन्यासी तमाम लोग कह रहे हैं कि हमसे 30% कमीशन लिया गया। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और कॉन्ट्रैक्टर्स ने लिखकर मोदी जी को दिया कि यहाँ पर 40% कमीशन की बात चल रही है। ठीक है, आप कह चुके हैं बात, कह चुके हैं, रोज आ रही है डिबेट पे। अब आता हूँ, वापस आता हूँ। अच्छा आलोक जी, अब उनको भी बोलने दीजिए। आज हमने प्राइवेटाइजमेंट दिया, यहाँ की रेट लिस्ट दी है कि बीजेपी में 2,500 करोड़ रुपए में सीएम बनता है। ये हमने नहीं कहा, ठीक है, ये बीजेपी के एमएलए ने कहा। ठीक है, यहाँ पर 100 करोड़ रुपए में मंत्री बनता हमने नहीं कहा, ठीक है, बीजेपी के लोगों ने कहा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। के शर्मा जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, मेरा बड़ा सीधा सवाल है। ये एक राई बराबर गलती करते हैं, आप उसका पहाड़ बना देते हैं। तो भाई राई का पहाड़ तो कम से कम सत्ताधारी पार्टी को नहीं बनाना चाहिए, ये कह रहे हैं आलोक शर्मा जी। मैं छोटे शब्दों में समझा देता हूँ कि आप राई के पहाड़ बनाने मास्टर है। राई तो ये करते हैं, रायता फैलाते हैं, आप पूरी पंगत फैला देते हैं, पूरी पूरी शादी की दाल उल्टी कर देते हैं। ये रायता फैलाते हैं। देखिए, राई नहीं है दीपक जी, ये राई नहीं है। इसको समझने की जरूरत है। इसके पीछे इनकी बहुत सोची समझी षड्यंत्र है, इसको समझने की जरूरत है। ये मैंने पहले ही कहा कि उस जो संस्था को आप बैंड कर रहे हो, जो बजरंग बली के आप हिंदू त्योहारों पर यदि शोभा यात्रा, तो आप ये सब लोगों को आप बैंड रोकोगे। हर चीज पर आप हिंदू आस्थाओं पर वहां इनके नाम से जो है प्रतिबंध लगाओगे और उनको करने नहीं देखो। जो आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बार बार करती है और कोर्ट से होता है, तो ये करना, यहां भी उसी हालात को पैदा करना चाहते हैं। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप तो दीपक जी उस समय थे, 1992 में इसी कांग्रेस की सरकार ने जब आरएसएस पे बैन लगाया, तब क्या बजरंग दल पर बैन नहीं लगा था? साथ में ही इन्होंने लगाया था ना बजरंग दल पर। हाँ, और भी लगाया था, आरएसएस, बजरंग दल, वीएचपी, आरएसएस से है, तीनों पे लगाया था, आरएसएस, बजरंग दल, वीएचपी। उस समय इनके पास भी बीएचपी, उस समय 3 महीने के अंदर ट्रिब्यूनल से वो प्रतिबंध खारिज हो गया। तो यदि इतना बड़ा वो ऐसा संगठन है, तो आपने उस समय क्यों नहीं प्रतिबंध को कंटिन्यू किया, क्यों नहीं होने दिया? केवल इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक आतंकी संगठन के साथ बजरंग दल की तुलना करके आप जो है तुष्टीकरण करना चाहते थे, और आप बताना चाहते थे कि आप कैसे वहां एक वर्ग विशेष को खुश कर सकते हैं। और जो मैंने कहा कि एसडीपीआई से कैसे आप समर्थन लेते हैं और कैसे आपको समर्थन लेना है, जो दिख भी रहा है। अभी एसडीपीआई के लोगों ने घोषणा की है कि इनके समर्थन में हम अपने लोग बैठा रहे, आज जो है खड़े खुल कर करें। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और कहता हूं दीपक जी, ये जो जेडीएस के हमारे मित्र बैठे ना, अभी जो बहुत कुछ बोल रहे थे, ये सब बता रहे थे। 1 साल कुमारस्वामी जी भी वहां पर रहे, आपने 2018 में उनके स्टेटमेंट सुने होंगे। ये गठबंधन की सरकार चला रहे थे, वो कहते थे मुझे चपरासी बना दिया है कांग्रेस ने, रोज आंसू बहाते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर, काम नहीं होता था इनसे, ये केवल आपस में लड़ते थे और इस तरह के बयानबाजी आते थे इनके। अरे आपने भी तो बनाया था कुमारस्वामी साहब को, फिर वो ठेका दिखा के चले गए थे। आपने भी तो बनाया था सर। पापी दोनों बराबर के, माफ कीजिए सब पॉलिटिकल पार्टी बराबर की पापी हैं, सब राई का पहाड़ बनाती है। मैं उत्तर देना चाहता हूं मैं उनको। मैं एक बात कह के समाप्त करूंगा, एक बात कह के समाप्त करूंगा इनके लिए। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं दीपक जी, इसके बाद मुझे रोक दीजिएगा, मत बोलने दीजिएगा। मैं मुझे इतना ही बताना है, एक लाइन बोलने दीजिए गुर्राज जी, एक लाइन बोल के आप ही के पास एक बार मैं बस ये भी कितने बड़े जो है तुष्टीकरण के पुरोधा है, इसको समझने के लिए मैं एक लाइन आपको सुनाता हूं। ये इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज है, और जिस समय पीएफआई को बैन किया गया, उस समय इनके नेता कुमारस्वामी जी ने क्या बोला, मैं सुनाता हूं। गवर्नमेंट शुड रिवील रीजन फॉर द राइडिंग पीएफआई लीडर, सेज जेडीएस लीडर एसडी कुमारस्वामी। ये इनका स्टेटमेंट है। मतलब गुरुराज जी, आप भी पीएफआई के समर्थक हैं? पीएफआई को बैन कैसे कर दिया, ठीक है, यही। और दूसरा एक चीज और बताता हूं, जब ये इनके मुख्यमंत्री तो इनसे पीएफआई के लोग मिलने आए। ये फोटोग्राफ देखिए, ये पीएफआई के लोग हैं, और इसमें कौन है? मुजाहिद पासा एंड एसडीपीआई एंड पीएफआई मेंबर हैड कम टू मीट कुमारस्वामी। ये खुद उनके बहुत बड़े जो है समर्थक रहे हैं,
और ठीक है, आज जवाब इनको जो लेते है लग रहा है जवाब ये लेते पूछने वाले कि कैसे आपने अच्छा ये बताइए, पीएफ क्या आतंकी संगठन है पीएफआई, और क्या वो देश विरोधी गतिविधि नहीं कर रहा था? आपने ऐसे लोगों का समर्थन क्यों किया? बताइए गुरुराज। शर्मा नहीं सर, अभी शर्मा जी क्या बोल रहे थे, कांग्रेस के साथ इनका गवर्नमेंट किए थे, अभी भी कैसे गवर्नमेंट किए, कुमार स्वामी डेली रोते थे करके। देखिए भाई शर्मा जी, आपको मैं बताना चाहता हूँ, बीजेपी के साथ भी गवर्नमेंट हुआ था, बीजेपी को गवर्नमेंट बनाने के लिए पूरा मौका दिया गया था। हावेरी में आप याद करो, हावेरी में जब येडियुरप्पा ने कर्नाटक जनता पार्टी एक समावेश कर रहे थे, फर्स्ट पहला समावेश था वो, उस समावेश में येडियुरप्पा सीधा सीधा बोले है कि अरे सर, क्या कहानी सुना रहे गुरुराज जी? अब मतलब ऐसा भी ना बोले ना सर, ऐसा भी ना बोले सर। एक मिनट गुरुराज जी मेरे बारे में पता कर लीजिए। मैं सब पॉलिटिकल पार्टीज को, जब एचडी देवेगौड़ा प्रधानमंत्री थे तो हिंदी सीख रहे थे, उनका हिंदी बोलते हुए भी इंटरव्यू मैंने ही किया था। और आलोक जी बोलेंगे आपने तो प्रधानमंत्री के बटुए के बारे में भी पूछा था। अरे भाई, मैं राहुल गांधी जी के बटुए के बारे में भी पूछ लेता, मैं राहुल गांधी जी के बटुए के बारे में पूछ लेता, पर वो 10 मिनट बाद बोले चले जाइए जाइए जाइए, मैं क्या करूं? आप मेरा इंटरव्यू करा दीजिए, मैं बटुए के बारे में पूछूंगा, खाने के बारे में पूछूंगा, क्या अच्छा लगता है ये पूछूंगा, खाना बनाते कि नहीं बनाते ये पूछूंगा, सब पूछूंगा। मेरा इंटरव्यू करवा दीजिए आलोक भाई एक बार बस। चलिए दीपक भाई, मैं जरूर प्रयास करूंगा कि आपको इंटरव्यू मिले, आपके प्रयासों को सफलता मिले। शिवम त्यागी जी क्या कहेंगे आलोक जी की बात पर? देखिए, मैं तो एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आज स्मृति जी ने कहा कि प्रियंका जी जो है सच्ची पक्की नमाजी हैं, नमाज वगैरह अदा करती हैं, लेकिन क्या है कि जब इनको लगा कि केरला में वो सब नहीं चल रहा तो फिर हनुमान जी के पास आ गए। वो है ना, कहते हैं ना कि संकट कटे हरे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। तो अब उसमें जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान करना शुरू कर दिया। लग रहे हैं कि शायद कुछ हो जाए, लेकिन हिंदू धर्म का ठेका ले लिया। प्लीज अब आगे तो आ जाइए, बीच में क्यों चिल्ला रहे हैं? अब दूसरा, अब आगे आप सुना दीजिए आलोक भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब आलोक जी ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि वो बजरंग दल बजरंगी से थोड़ी नहीं कराना, वरना आपकी पीड़ा भी खत्म हो जाती है आलोक भाई। आप करें सुमिरे हनुमत बलबीरा, आप करें हनुमत बलबीरा। आगे तो सुन लीजिए, अब इन्होंने एक चीज और कही, चैलेंज करता हूं, मेरे से पहले कोई सा पढ़ दे तो प्लीज सुन तो लीजिए। करते हैं शुरू। अभी रुक तो जाइए, मुझे आगे बोलना है कुछ। मुझे आपके बैंटर में नहीं जाना है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज इन्होंने जो कही, इन्होंने एक चीज और कही कि ये देखिए बजरंग दल का बजरंग बली से लेना देना थोड़ी ना है। प्लीज आप इनको रोकिए ना, मैं बीच में नहीं बोलना चाहता। प्लीज जोड़ा है। अरे सुनिए ना, मैं उसी पर ही आ रहा हूं सर, उसी पर ही आ रहा हूं। अब इन्होंने कहा कि बजरंग दल जो है बजरंग बली से थोड़ी ना जुड़ा हुआ है। अब आप मुझे एक चीज बताइए दीपक जी, आपका नाम आपके माता पिता ने दीपक क्यों रखा है? प्रकाश की तरह। अब ऐसा तो है नहीं कि आप जलते हैं रोशनी की तरह। इनका नाम भी आलोक है। आलोक का मतलब क्यों रखा होगा? कि भाई वो उजाले की तरह एकदम प्रकाशित हो, फैलाए हो इंस्पिरेशन। बजरंग दल का नाम क्यों रखा होगा? इसीलिए रखा होगा ना। लेकिन बजरंग दल को बैन करते हुए इनका गला नहीं सूखा। लेकिन अब जब ये मामला उल्टा पड़ गया तो अब इनको इस बात का दर्द है, बार बार कहे जा रहे हैं बजरंग दल का बजरंग बली से कोई लेना देना नहीं है। अरे आलोक का उजाले से कोई लेना देना है क्या? आलोक जी तो कहीं से उजाला जैसे नहीं दिखते। दीपक जी का कहीं लाइट से लेना देना है क्या? शिवम का कोई अर्थ होता होगा, मैं भी वैसा नहीं हूं। माँ बाप या फिर किसी भी संगठन का नाम किसी भी चीज के ऊपर अगर रखा जाता है तो इसलिए कि उसको गुण ऐसे ही हो, उसकी चीजें ऐसी हो, उसके काम ऐसे हो। लेकिन माफ कीजिए, आपको बजरंग दल में तो आतंक दिख रहा है। ओसामा में जी लगाते हुए आपको आतंकवाद दिखाई नहीं देता। अतीक जी में आपको जी दिखाई नहीं देता। वहां सब आतंकवाद नहीं दिखाई देता। वहां सब आखिरी लाइन आलोक जी, आप तो मुझे पता है पूरी हनुमान चालीसा पढ़ देंगे, रामचरितमानस के दोहे और चौपाइयां भी पढ़ देंगे। अरे पर मालिक, आप पढ़ लेते हैं, आपकी पार्टी तो पढ़े, और इसीलिए सिखा दो 2 लाइन। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। अब बता दो आप। और चैलेंज करके पढ़ दूंगा। लेकिन आप तो पढ़ देंगे मालिक, अपनी पार्टी को पढ़वाओ। मैं ये बोल रहा हूँ, आप तो पढ़ देंगे, अपनी पार्टी को सिखा दो एक बार। दीपक भाई देखिए, लेकिन जो लोग हनुमान जी के ठेकेदार बने घूम रहे हैं, कौन ठेकेदार बन रहा है? आज कर्नाटक में जगह जगह ठेकेदार बन रहा है? ठेकेदारी की बात आपने करी है। इन्होंने बजरंग दल को बैन करने की बात आपने शुरू करी। खड़े थे। कोई बीजेपी के मैनिफेस्टो में था? ये याद किसी के नहीं थी। जेडीएस के मैनिफेस्टो में था, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था। तो जवाब तो देना पड़ेगा। राजस्थान में गए तो हनुमान जी दलित हो गए, मध्य प्रदेश में गए तो बनवासी हो गए। उनको हनुमान जी याद तो है, आप तो हनुमान जी को याद ही नहीं करते भाई। आप तो श्री राम को याद ही नहीं करते, उल्टा गाली देते हो, गाली देते हो उल्टा। मेरे पास अब वक्त नहीं, अफसोस। शर्मा जी के भाई,
आलोक भाई शिवम, आतिक भाई, आज एक ही सवाल पाया, माफी चाहूंगा। गुरुराज हुल्लर जी, आप तमाम लोग मेरे साथ जुड़े, क्योंकि भाई बिल्कुल समय खत्म है।